Hello, good morning everyone. I am Bimpa Roy, Assistant Professor at Nirvan University Jaipur. Today's topic is Bacterial Morphology. आज हम बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले हम ये जानते हैं कि बैक्टीरिया होता क्या है। बैक्टीरिया एक यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स है। यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या है? यूनिसेल्युलर मतलब एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि एक पर्टिकुलर सिंगल सेल से मिलकर बना है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सेल्स मिलकर एक ऑर्गन और ऑर्गन्स मिलकर एक बॉडी का निर्माण करते हैं, बट सेल्युलर यूनिसेल्युलर ऐसा एक सिंगल सेल जो कि क्या करता है, एक पूरे जीव का निर्माण करता है। ऐसे सेल्स को हम कहते हैं यूनिसेल्युलर। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या है? जब भी कोई सेल मतलब ह्यूमन सेल और एक बैक्टीरियल सेल की बात की जाए तो प्रोकैरियोट्स उन्हें कहते हैं जिनके अंदर बैक्टीरिया के प्रेजेंट, बैक्टीरिया के अंदर, जैसे कि ये बैक्टीरिया हो गया, हाँ, जैसे कि ये हमारा बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि एब्सेंट्स होते हैं। उन सेल्सों को अपन क्या कहते हैं यहाँ पर? प्रोकैरियोट्स कहते हैं। ठीक है। बैक्टीरिया, सेकेंड लाइन में हम यही देख रहे हैं, बैक्टीरिया सेल लैक अ ट्रू न्यूक्लियर और न्यूक्लियर बॉर्डर मेम्ब्रेन बॉर्डर ऑर्गेनल्स। यानी बैक्टीरिया अपने अंदर क्या करेगा? न्यूक्लियर को मतलब न्यूक्लियर की जो आउटिंग कवरिंग मेम्ब्रेन होती है ये इसमें नहीं पाई जाती है। कुछ और ऑर्गेनल्स होंगे जो इसमें नहीं पाए जाएंगी। बैक्टीरिया को फर्स्ट डिस्कवर किसने किया था? बैक्टीरिया को फर्स्ट डिस्कवर किया था एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने इन 1676 फर्स्ट उन्होंने ऐसा किया। एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को क्या था? एंटोनी वॉन लीeuwenhoek को एक हॉबी थी उनकी, छोटे छोटे कांच के टुकड़ों को क्या करने की, कलेक्ट करने की। और उससे क्या करा, उन्होंने माइक्रोस्कोप को डेवलप किया। और एक दिन सडन जब वो अपने गांव में बारिश के पानी में इकट्ठे हुए कुछ ऐसे फ्लोट्स को देख रहे थे जो कि क्या कर रहे थे, मूवमेंट कर रहे थे। वहाँ से उनको एक आइडिया क्लिक हुआ कि मैं इस पर रिसर्च करता हूँ। और रिसर्च करने के बाद इनको क्या कहा जाता है, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek ने बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था। माइक्रोबायोलॉजी का एक पार्ट, माइक्रोबायोलॉजी की एक ब्रांच होती है जिसमें हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को पढ़ते हैं। बैक्टीरिया, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। और जो बैक्टीरिया के बारे में ही आज हमारा सारा मतलब कि टॉपिक है। तो हम देखते हैं बैक्टीरिया क्या हो जाएगा। बैक्टीरिया की हमने डिस्कवर देखी, बैक्टीरिया एक यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स है, ये देखा। सेकंड जो चीज़ है, बैक्टीरिया जो है वो हर जगह पाई जाती है। ऐसा एक ऑर्गेनिज्म जो कि एवरीवेयर, हर जगह पाई जा रही है। इवन वो सोइल हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एयर हो। तो बैक्टीरिया एक यूबिक्विटस सेल है जो कि हर जगह पाई जाती है। हर जगह पाई जाती है बैक्टीरिया। अलग अलग बैक्टीरिया की शेप, हमें वेरियस साइज की शेप देखने को मिलेगी और इसके वेरियस साइजेस देखने को मिलेंगे। बैक्टीरिया की कुछ फ्यू ऐसी, जैसे कि हर जगह पाई जा रही है बैक्टीरिया, तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो कि क्या होगा, हार्मफुल होगा। और कुछ बैक्टीरिया ऐसे होंगे जो कि क्या होंगे, बेनिफिशियल होंगे। बट बेनिफिशियल से ज़्यादा क्या होता है, बैक्टीरिया हार्मफुल ही ज़्यादा होते हैं। बैक्टीरिया का ग्रोथ हम आगे जाकर इन सब चीज़ों को देखेंगे। तो अगला जो हमारा पॉइंट है कि बैक्टीरिया अपना सेल डिवीज़न कैसे करता है। बैक्टीरिया एक अपना सेल डिवीज़न जिसको कहते हैं बाइनरी फ्यूशन, उसके द्वारा बैक्टीरिया क्या करता है, अपना सेल डिवीज़न करता है। तो बाइनरी फ्यूशन में क्या होता है, जैसे कि ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया अपने अंदर कुछ ऐसे न्यूक्लियस यानी जीनोम्स, अपने अंदर जेनेटिक मटेरियल्सों को सबसे पहले क्या करता है, डबल करता है। और बैक्टीरिया जैसे ही डबल करेगा, सेकंड चीज़ क्या करेगा, बैक्टीरिया अपने अंदर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के द्वारा क्या करेगा, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में हो जाएगा चेंज। तो ऐसे डिवीजन को हम कहते हैं यहाँ पर बाइनरी फ्यूशन। बाइनरी फ्यूशन के द्वारा क्या करता है, बैक्टीरिया अपना सेल डिवीजन करता है।
अब है हमारा कि बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी, जो हमारा टॉपिक है, तो बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी को देखते हैं। बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले जो हम कंपोनेंट देखते हैं उसका नाम है कैप्सूल, दूसरा है सेल वॉल, तीसरा साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, अगला है हमारा साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, मिजोसोम, प्लाज्मिड, पिली और फ्लैजेला। एक बैक्टीरिया, एक नॉर्मल बैक्टीरिया की मैं मॉर्फोलॉजी की बात करूं तो नॉर्मल बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी में ये सारे एलिमेंट्स पाए जाते हैं। सबसे पहला है कैप्सूल। तो कैप्सूल क्या होता है? बैक्टीरिया की सबसे आउटिंग कवरिंग मेम्ब्रेन होती है, जो बनी किस चीज की होती है? ये बनी होती है पॉलीसैकेराइड की। ठीक है, तो बैक्टीरिया अपने अंदर से क्या करती है? बैक्टीरिया अपने अंदर से कुछ ऐसे सब्सटेंस को, कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज करती है जिसके कारण बैक्टीरिया अपने ऊपर, सबसे ऊपर मतलब सेल वॉल के भी ऊपर एक लेयर खुद ही से क्रिएट करती है। तो इसको क्या कहा जा गया है यहाँ पर? अमॉर्फस बैक्टीरियल सिक्रेशन। बैक्टीरिया अपने अंदर से कुछ ऐसे केमिकल्सों को रिलीज करती है जिसके कारण बैक्टीरिया अपने ऊपर एक लेयर क्रिएट कर लेती है जिसको अपन कहते हैं कैप्सूल। इसमें भी दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या? जब ये बैक्टीरिया अपने अंदर ऊपर की जो ये कैप्सूल है, ये अगर पूरी तरीके से क्या होती है, रफ नहीं होती, ये स्मूथ एक स्ट्रक्चर होता है, टाइट और एक शार्प स्ट्रक्चर होता है, तभी जाकर ये क्या कहलाया जाता है? कैप्सूल। जब ये बैक्टीरिया अपने अंदर से जब सिक्रेशन कर रही है, किसी भी कारण से क्या होता है, ये जो कवरिंग होती है ये लूज हो, डिसकंटिन्यू ऑर्डर में हो, तब इसको क्या कहा जाता है? स्लाइम लेयर। तो बैक्टीरिया क्या सबसे पहली जो आउटिंग कवरिंग होती है वो कौन सी कहलाई जाती है? कैप्सूल। और इसकी जब सिक्रेशन जब शार्प हो, स्मूथ स्ट्रक्चर हो और एक डिफाइन स्ट्रक्चर हो, तब इसको क्या कहेंगे हम? कैप्सूल। और दूसरी कंडीशन, जब इसको स्ट्रक्चर जो है, लेयर जो है, जब डिसकंटिन्यू ऑर्डर में हो, लूज हो, कहीं से जिगजैग हो, शार्प नहीं हो, तब इस स्ट्रक्चर को कहेंगे हम स्लाइम लेयर। तो बनी किस चीज की होती है? ये जो हमारी कैप्सूल है, ये कैप्सूल बनी होती है पॉलीसैकेराइड की। और इस बट सारे बैक्टीरियाज के कैप्सूल पॉलीसैकेराइड के नहीं बने होते हैं, कुछ एक्सेप्शन केस है। मैंने यहाँ पर एक एक्सेप्शन केस दिया है जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस, जिसका कैप्सुलेटेड जो बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का जो कैप्सूल है वो किसी और चीज़ का बना होता है जिसको अपन बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। जबकि और जितने भी सारे हमारे बैक्टीरियाज है, उनके तो आउटिंग कवरिंग जो मतलब कैप्सूल होती है वो बनी होती है पॉलीसैकेराइड की। बट जो बैसिलस एंथ्रेसिस होती है उसका क्या, किसका बना होता है? पॉलीपेप्टाइड का। जिस किसी भी बैक्टीरिया में हमें कैप्सूल देखने को मिलेगा, उस बैक्टीरिया को कहेंगे हम कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। और जिस बैक्टीरिया में हमें कैप्सूल देखने को नहीं मिलेगा उसको हम कहेंगे नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। तो आपके सामने कुछ कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के एग्जाम्पल है, जैसे कि सबसे कॉमन जो हमें माइक्रोबायोलॉजी में देखने को मिलता है बैक्टीरिया, उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस एक कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है। फिर निमोनिया, क्लैप्सिला, ये कुछ कैप्सुलेटेड बैक्टीरियाज के एग्जाम्पल है। अब ये इस कैप्सूल का क्या काम होता है? पहला काम, इस कैप्सूल का अगर बैक्टीरिया खुद ही सिक्रेशन कर रही है तो किस कारण से कर रही है? अपना प्रोटेक्शन करने के लिए बाहरी एनवायरनमेंट से क्या बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। तो कैप्सूल का काम प्रोटेक्शन हो गया। दूसरा जो कैप्सूल का काम है वो क्या है? कैप्सूल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विरुलेंस। विरुलेंस क्या होता है? विरुलेंस एक डिजीज कॉजिंग प्रॉपर्टी होती है जो बैक्टीरिया को क्या बनाती है? डिजीज करने के लिए रेस्पॉन्सिबल बनाती है। मतलब एक बैक्टीरिया वो खुद के लिए तो प्रोटेक्शन का काम कर रही है, पर दूसरे ह्यूमन के लिए या दूसरे अदर किसी ऑर्गेनल्स के लिए ये क्या काम कर रही है? ये इन्फेक्ट करने का काम कर रही है। तो इसको कहते हैं बैक्टीरिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विरुलेंस, मतलब डिजीज कॉजिंग
प्रॉपर्टी। फिर है बैक्टीरिया की जो कैप्सूल होती है वो एक दूसरा इसका एक काम है कि बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी को आइडेंटिफाई करने में काम करती है। बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी मीन्स क्या है, बैक्टीरिया जो है अपने शेप के आधार पर क्या इसको क्या करा गया है, आइडेंटिफाई करने में हमें हेल्प मिलती है। जैसे कि बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया कोकस होता है और कुछ बैक्टीरिया होते हैं बेसिलाई। जैसे कोकस वाले जो होते हैं, गोल जो बैक्टीरिया होते हैं उसको अपन कहते हैं कोकस, और जो रॉड शेप के बैक्टीरिया होता है उसको अपन क्या कहते हैं, बेसिलाई कहते हैं। तो बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी को आइडेंटिफाई करने में काम आता है, क्योंकि बैक्टीरिया का जो कैप्सूल है वो अपने अंदर रखता है नेगेटिव चार्ज। और जब हम इसको स्टेन करते हैं, स्टेन एक क्या होता है, एक कलर रिएजिंग केमिकल्स होता है जो कि क्या करता है, स्टेन करने के, कलर प्रोवाइड करने में काम आता है। तो बैक्टीरिया कैप्सूल एक नेगेटिव चार्ज रखता है, और बैक्टीरिया अपने अंदर नेगेटिव चार्ज रखता है, और जो इंडियन इंक है वो भी अपने अंदर, जो स्टेनिंग है वो भी अपने पास क्या रखती है, नेगेटिव चार्ज। तो ये दोनों नेगेटिव चार्ज मिलकर क्या हो जाता है, रेप्लिकेट हो जाते हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। और इसके बाद जो बैक्टीरिया की जो कैप्सूल होती है वो क्या करती है, कलर कैच करने में काम आती है। तो कैप्सूल, जिस बैक्टीरिया के ऊपर जैसा कैप्सूल होगा हम क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया को पहचान सकते हैं कि बैक्टीरिया कोकस है कि बैक्टीरिया बेसिलाई है। तो ये पॉइंट क्लियर है आपका कि बैक्टीरिया जो हमारा सेल कैप्सूल है वो आइडेंटिफिकेशन में भी बैक्टीरिया के हेल्प करता है। दूसरी कंडीशन, अगली कंडीशन ये है कि बैक्टीरिया के पास जब कभी भी ऐसा कुछ अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगा, जैसे कि उसके पास खाने की कमी हो गई, उसके पास वाटर की कमी हो गई, तो क्या करता है, इस कंडीशन में कैप्सूल उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है, उसको इनफेवरेबल कंडीशन से बचाता है। अगला है सेल वॉल। बैक्टीरिया के सबसे ऊपर जो लेयर होती है उसको अपन कहते हैं कैप्सूल। कैप्सूल के जस्ट नीचे वाला, मतलब बिलो द कैप्सूल, उसे कहते हैं हम सेल वॉल, बैक्टीरिया की सेल वॉल। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल क्या काम करती है, बैक्टीरिया के लिए एक टफ और रिगिड स्ट्रक्चर होती है, जिससे बैक्टीरिया को हम क्या नहीं कर सके, तोड़ नहीं सकते हैं, बैक्टीरिया को किसी केमिकल से हम क्या नहीं कर सकते, डैमेज नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनके कारण बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो टफ होता है और रिगिड होता है। तो क्या किससे बना होता है, बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन की। जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है वो दो तरीके के स्पेशल टाइप ऑफ पॉलीमर से बना होता है, जिसका नाम है नामा और दूसरे का नाम है नागा। तो नामा और नागा दोनों एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसके कारण, मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना देंगे बैक्टीरिया के लिए, एक नेटवर्क, एक जालीदार एक स्ट्रक्चर बना देंगे, दोनों आपस में मिलकर क्या करते हैं, सेल वॉल क्रिएट करते हैं, जिसको हम आसानी से क्या नहीं कर सकते, ब्रेकेबल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलीमर है, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलीमरिंग एजेंट्स है, जिसके कारण क्या होता है, बैक्टीरिया सेल टफ स्ट्रक्चर देखने को हमें मिलता है। तो यहाँ पर नामा और नागा का फुल फॉर्म दिया हुआ है, नामा एन एसिटाइल मुरामिक एसिड और नागा एन एसिटाइल ग्लूटामिक एसिड। इन दोनों स्ट्रक्चर्स के कारण यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि किसी ऐसे एजेंट से, मतलब जो हमारे डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, इनसे आसानी से क्या नहीं हो सके, इजीली नॉट ब्रेकेबल, हम आसानी से इसे नहीं तोड़ सकते। बैक्टीरिया का यहाँ पर जो सेल वॉल है इसका क्या काम है, बैक्टीरिया को शेप प्रोवाइड करने का। बैक्टीरिया का शेप चाहे रॉड शेप का हो चाहे ओवल शेप का हो, तो बैक्टीरिया का शेप मेंटेन करने का काम है सेल वॉल का। दूसरा, बैक्टीरिया को प्रोवाइड क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तीसरा काम है बैक्टीरिया को टफ बनाता है, रिगिडिटी बनाता है बैक्टीरिया को। अगला है हमारा साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है वो सेम ही स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है किसके समान, बैक्टीरिया
का जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है सेम हमें देखने को मिलता है हमारे सेल में। जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है सेम उसी की तरह सैंडविच मेथड की तरह ही ये क्या करता है, काम करता है। जैसे कि बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्मिक जो मेम्ब्रेन है वो किसकी बनी होती है, बाय लेयर शीट ऑफ फॉस्फोलिपिड की, जैसे कि हमें सेल में भी, नॉर्मल सेल में भी देखने को मिलता है। ये हमारे फॉस्फोलिपिड्स हैं। तो ये दोनों क्या है, बाई लेयर शीट ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो ये है हमारा फॉस्फोलिपिड की लेयर, और इस फॉस्फोलिपिड की लेयर के अंदर क्या मौजूद होता है, प्रोटीन्स मौजूद होते हैं, जो कि क्या करता है, इसका भी स्ट्रक्चर एक रिगिड और एक स्टफ बनाने में ये हेल्प करता है। तो ये जो फॉस्फोलिपिड की लेयर है इसके अंदर क्या मौजूद होता है, प्रोटीन मौजूद होता है। तो ये प्रोटीन की प्रेजेंसी के कारण प्रोटीन को भी क्या बांटा गया है, दो पार्ट में बांटा गया है। तो जो प्रोटीन फॉस्फोलिपिड लेयर के अंदर पाई जाएगी, इस दोनों लेयर्स के बीच में पाई जाएगी, इनको तो बोलते हैं हम इंट्रिंसिक प्रोटीन। इनको क्या कहते हैं हम, इंट्रिंसिक प्रोटीन। और ये हम इजीली क्या नहीं कर सकते, इजीली रिमूव नहीं कर सकते। दूसरा लिपिड जो कि क्या पाई जाती है, इस फॉस्फोलिपिड की सरफेस पर पाई जाती है, जिसको अपन कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जिसको हम इजीली कोई भी क्लियरिंग एजेंट से, जैसे कि हमारे डिसइंफेक्टेंट्स है, इससे अपन क्या कर सकते हैं, इजीली रिमूव कर सकते हैं। तो ये तो बनी होती है फॉस्फोलिपिड की लेयर। जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है दोनों तरफ से किसकी लेयर बनी होती है, फॉस्फोलिपिड की लेयर बनी होती है, बाय लेयर शीट यानी दो लेयर्स बनी हुई है। तो दोनों लेयर्स क्या कहलाई जाती है यहाँ पर, बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। और जो इस लिपिड के अंदर की तरफ जो प्रोटीन होता है इसको अपन बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन। और जो बाहर सरफेस पे मौजूद होता है इसको अपन कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये क्या काम, इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन अपने प्रेजेंसी के आधार पर होते हैं। इनका काम भी क्या होता है, इनका काम भी है बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम है। अगला है हमारा, क्या काम करती है ये, फंक्शन देख लेते हैं छोटे हल्के हल्के से। ये जो हमारा फॉस्फोलिपिड की लेयर है ये क्या काम करती है, कुछ ऐसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होंगे, कुछ ऐसे एंजाइम्स होंगे जिनके आउटफ्लो और इनफ्लो को ये मेंटेन करने का काम करती है। इसी प्रोटीन के कारण ये लेयर कैसी होती है, सेमी परमिएबल होती है। सेमी परमिएबल का क्या मतलब है, सेमी परमिएबल यानी ऐसी एक लेयर जिससे क्या कोई सेलेक्टिव चीज़ों को क्या कर सके, हम इनफ्लो और आउटफ्लो यानी सेल के अंदर आने के लिए परमिशन दे रहे हैं और सेल के बाहर क्या कर रहे हैं, इनको बाहर भेजने के लिए परमिशन दे रहे हैं। तो ऐसे लेयर्स क्या कहलाई जाती है, सेमी परमिएबल लेयर्स। तो ये कुछ अपने अंदर एंजाइम को भी कंटेन करके रखती है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, जिससे का क्या मतलब है, पॉलीमरेज एंजाइम हो गया, ऑक्सीडेज एंजाइम हो गए। तो इनका काम क्या हो गया, कुछ ऐसे एंजाइम्स को और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर क्या करके रखना, कंटेन करके रखना। अगला है हमारा साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म से आपको समझ आ रहा होगा कि हमने सेल में भी सेम यही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। साइटोप्लाज्म एक जेली लाइक कंसिस्टेंसी होती है, एक फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर क्या होता है, भरा हुआ होता है। सेम ऐसा ही बैक्टीरिया के अंदर जो जितना भी फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जितना भी तरल पदार्थ होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर पाए जाने वाला प्लाज्मा जैसा पदार्थ। पर यहाँ पर बैक्टीरियल सेल की बात हो रही है, तो बैक्टीरिया के अंदर पाई जाने वाली ऐसी फ्लूइड जो कि बैक्टीरिया में कुछ न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखती है और फिर कुछ ऐसे सेल के बैक्टीरियल सेल ऑर्गेनेल्स को कंटेन करती है। एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन कहते हैं साइटोप्लाज्म।
अब है साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से ऐसे बैक्टीरियल एलिमेंट, बैक्टीरियल ऑर्गेनिल्स पाए जाएंगे। तो कुछ सेलेक्टिव ऑर्गेनिल्स को ही क्या करके रखता है, बैक्टीरिया अपने अंदर रखता है, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिल्स भी है जो कि नॉर्मल सेल में पाई जाती है, बट उसका अल्टरनेटिव किसी और रूप में क्या करके रखता है, बैक्टीरिया अपने अंदर कंटेन करके रखता है। तो सबसे पहला उसका नाम है राइबोसोम। तो राइबोसोम क्या काम करके रखता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है। जैसे कि सेल में भी काम करता है प्रोटीन को बनाने का काम, प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं, राइबोसोम को। यहाँ पर भी बैक्टीरियल सेल में भी राइबोसोम है वो क्या करके रखती है, सेल के अंदर प्रोटीन बनाने का काम करती है। तो किससे मिल, राइबोसोम है वो किससे मिलकर बना होता है, आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन से मिलकर एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको अपन कहते हैं यहाँ पर राइबोसोम। दूसरा एक है मिजोसोम। ये हमारी एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के अंदर ये एक ओवल शेप की बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया के अंदर ये हमारा मौजूद है राइबोसोम, छोटे छोटे राइबोसोम यहाँ पर मौजूद है। दूसरा है हमारा मिजोसोम। मिजोसोम क्या काम करता है यहाँ पर, जैसे कि ये एक बैक्टीरियल सेल है, इसके ऊपर ये हमारा हो गया साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, और इस सॉरी ये हमारा हो गया सेल वॉल, और ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। ये साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एक जगह से, किसी भी एक जगह से एक क्या बनाती है, गड्ढा बनाती है और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको अपन कहते हैं यहाँ पर मिजोसोम। तो ये पाउच लाइक जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसको अपन कहते हैं मिजोसोम, जो कि क्या करके रखती है, जैसे हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है कि एनर्जी को स्टोर करके रखने का, एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अल्टरनेटिव रूप है ये हमारा मिजोसोम। तो बैक्टीरिया में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, सॉरी हमारे जो सेल है, सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, बट बैक्टीरियल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की जगह क्या पाया जाता है, मिजोसोम पाया जाता है, जो कि क्या करके रखती, रेस्पायरेशन में हेल्प करेगी। तीसरा है हमारा न्यूक्लियस। बैक्टीरिया के अंदर जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो हमारा है डीएनए, और डीएनए भी कैसा रहता है, फोल्डिंग लाइक स्ट्रक्चर, फोल्ड बने हुए होते हैं। और जो इसका न्यूक्लियस है, बैक्टीरिया का न्यूक्लियस ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लो होकर रखता है। इसके ऊपर कोई भी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोट्स कहा जाता है, कि ऐसे सेल जिसके अंदर न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन नहीं पाई जाएगी, इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहेगा। और मिजोसोम आपने देख लिया, राइबोसोम देख लिया। यहाँ पर किस चीज़ की एब्सेंसी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, गोल्जी बॉडी की, और हमारे न्यूक्लियस मेम्ब्रेन की। तो इसी कारण से जो हमारा बैक्टीरियल सेल है वो क्या कहलाया जाता है, प्रोकैरियोट। अगला है हमारा प्लाज्मिड। तो बैक्टीरिया अपने अंदर एक होलो स्ट्रक्चर, एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर, एक स्पेस क्रिएट करके रखती है जिसको अपन कहते हैं क्या, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या काम करता है, प्लाज्मिड एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है। मतलब बैक्टीरिया के पास खुद के पास अपना डीएनए तो है ही, डीएनए का अल्टरनेटिव एक रूप भी अपने पास साइड बैककम के लिए रख रखा है इसने। क्या काम करता है ये बैक्टीरियल सेल के लिए ऐसे एसेंशियल तो नहीं है, मतलब कि ऐसे कोई खास ज़रूरत है नहीं, बट बैक्टीरिया ने अपना बैकअप सपोर्ट रखा हुआ है जिसको कहते हैं अपन प्लाज्मिड, जो कि बैक्टीरिया के अंदर पाए जाने वाला एक होलो स्पेस है, एक बड़ा सा खाली सा स्पेस है जिसको कहते हैं हम प्लाज्मिड। तीसरा है, अगला स्ट्रक्चर है हमारा सरफेस स्ट्रक्चर। तो सरफेस स्ट्रक्चर में जाने से पहले मैं एक बार बात कर लेती हूँ कि बैक्टीरिया में हमें कौन कौन से स्ट्रक्चर देखने को यहाँ पर मिले। तो बैक्टीरिया की सबसे जो आउटिक कवरिंग लेयर है इसको अपन कहते हैं कैप्सूल, इसको अपन कहते हैं
कैप्सूल। बैक्टीरिया खुद से अपने अंदर से क्या करती है, सिक्रेशन करवाती है। इस लेयर के नीचे ही, जस्ट इसके नीचे ही दूसरी एक लेयर पाई जाती है जिसको अपन कहते हैं यहाँ पर सेल वॉल। इसको कहते हैं हम यहाँ पर सेल वॉल। इसके अंडर भी एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है, लेयर पाई जाती है जिसको अपन कहते हैं साइटोप्लाज्मिक, इसे कहते हैं हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। फिर उसके अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के अंदर ही एक एक्स पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे अपन कहते हैं मिजोसोम, और इसके अंदर कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिसको क्या कहते हैं यहाँ पर राइबोसोम। एक होलो सा स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको अपन कहते हैं प्लाज्मिड। और बैक्टीरिया अपने अंदर क्या करके रखता है, डबल फोल्डेड डीएनए अपने अंदर कंटेन करके रखता है। तो बैक्टीरिया की इन लेयर्स के कारण, यानी सबसे पहले कैप्सूल है, फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है, फिर सेल वॉल है, इन सारे लेयर्सों के कारण बैक्टीरिया को जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत टफ बनता है और रिगिड बनता है। बैक्टीरिया को और कोई से जैसे कि डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं या फिर ऐसे किलिंग एजेंट्स होते हैं बैक्टीरियोसिडल्स, तो इन एजेंट्सों के कारण, इन एजेंट्सों के यूज करने के बावजूद भी बैक्टीरिया को खत्म करना, बैक्टीरिया को किल करना टफ हो जाता है हमारे लिए। फिर उसके बाद हमारे बैक्टीरिया के सरफेस पे, ये हमारा बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के सरफेस पर क्या पाया जाता है, दो तरीके के हेयर लाइक स्ट्रक्चर जैसे सब्सटेंस पाए जाते हैं। कुछ सब्सटेंस हमें देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि बहुत शॉर्ट होते हैं, और एक एलिमेंट ऐसा जो कि लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सरफेस, जो सबसे ऊपरी सरफेस पे जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, दो तरीके के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एक का नाम है फ्लैजिला और दूसरे का नाम है हमारा पिली। बैक्टीरिया के ऊपरी सरफेस पे जो सबसे लंबी हेयर लाइक जो स्ट्रक्चर है, जो कि कहाँ से ओरिजिन हो रही है, ये हो रही है हमारा सेल मेम्ब्रेन के अंदर से इसका निर्माण हो रहा है। यानी यहाँ इसका ओरिजिनेशन जहाँ से हो रहा है, ये निकल कहाँ से रही है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर से। ऐसे स्ट्रक्चर को अपन क्या कहेंगे, हेयर लाइक, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो लंबी होती है, और इस स्ट्रक्चर के कारण बैक्टीरिया क्या कर पाता है, मूवमेंट कर पाता है एक जगह से दूसरे जगह। तो बैक्टीरिया के मूवमेंट कराने के लिए क्या काम आता है, यहाँ पर फ्लैजिला काम आता है, जो कि किस तरह की प्रोटीन, एक प्रोटीन से मिलकर बनी होती है जिसको कहते हैं हम फ्लैजिलिन, जिसे कहते हैं हम फ्लैजिलिन, जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया के मूवमेंट में, लोकोमोशन में हेल्प करता है, बैक्टीरिया को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हेल्प करता है। दूसरा, जो यहाँ पर आप फ्लैजिला का स्ट्रक्चर देख सकते हो कि फ्लैजिला का स्ट्रक्चर तीन तरीके के एलिमेंट से मिलकर बना है। पहला है हमारा फिलामेंट, दूसरा है हुक, और तीसरा है वेसल बॉडी। पहला फिलामेंट, दूसरा हुक, और तीसरा है वेसल बॉडी। जो फिलामेंट होती है वो अभी आपने पहले स्ट्रक्चर में देखा कि फिलामेंट बैक्टीरिया के सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है और लोकोमोशन में कोई हेल्प नहीं करती। दूसरा है हमारी हुक, जो कि बैक्टीरिया के मिडिल की तरफ प्रेजेंट होती है, मतलब वेसल बॉडी और फिलामेंट के बीच में जो प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं हम हुक। और एक्चुअल जो मूवमेंट होती है, लोकोमोशन में जो हेल्प करता है, वो वो हुक में होती है। वाइब्रेंट जो होती है, मतलब कि जो मूवमेंट की जो क्या बोलते हैं, मूवमेंट के लिए जो हेल्प करती है, वो क्या करती है, ये हुक करती है। फिलामेंट इसमें कोई हेल्प नहीं करती। वेसल बॉडी किसके अंदर स्थित होती है, वेसल बॉडी मेम्ब्रेन के अंदर दसी हुई होती है। तो जो हमारा क्या है, जो हमारा फ्लैजिला है, इस फ्लैजिला के स्ट्रक्चर में जो बैक्टीरिया से अटैच होती है वो होती है हमारी वेसल बॉडी। उसके बाद है हमारा मिडिल स्ट्रक्चर हुक, और लास्ट है हमारा कौन सा, फिलामेंट।
तो फिलामेंट में कोई भी मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिलता। जो मूवमेंट देखने को हमें मिलता है वेसल बॉडी और हुक के अंदर, इन्हीं में ही वाइब्रेशन होती है और इन्हीं वाइब्रेशन के कारण क्या होता है, बैक्टीरिया एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाता है। अगला स्ट्रक्चर है हमारा पिली, जो कि पिलीन नाम की प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। ये बहुत छोटे होते हैं, फ्लैजिला के तुलना में बहुत छोटे होते हैं और ज़्यादा मात्रा में भी पाए जाते हैं। इनका काम, ये लोकोमोशन में हेल्प नहीं करते हैं, सिर्फ लोकोमोशन में हेल्प कौन करता है, यह हमारा फ्लैजिला करता है। पिलीन एक छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि सेल मेम्ब्रेन से ही क्या होती है, अटैच होती है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बैक्टीरिया जैसे ही मूवमेंट करके कहीं और जाएगा तो बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस पे चिपकने में हेल्प करती है, चिपकने के लिए हेल्प करती है। और दूसरा, जब भी बैक्टीरिया अपने अंदर, मेल बैक्टीरिया जब अपने फीमेल बैक्टीरिया के अंदर अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करेंगे तो वो पिलीन नामक इस चीज़ से ही क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो पिली दो काम में हेल्प करती है। एक काम है इसका सेक्स जेनेटिक मटेरियल्स को ट्रांसफ़र करना और दूसरा काम है इसका कोई भी सरफेस पे अटैचमेंट करने में काम आती है। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।